हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक से संबंधित एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका हम लोग सब टॉपिक लेकर आए हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके लेखक प्रोफेसर लूसियो रोड्रिग्स जी हैं, जिनका जन्म 1915-16 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। दोस्तों, यह एक भारतीय विद्वान और एक अच्छे साहित्यकार थे। इनका जन्म गोवा में हुआ था। वह एक सफल निबंधकार और पत्रकार भी थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, नव हिंदू टाइम्स, गोवा टुडे आदि तमाम प्रकार के समाचार पत्रों के लिए लेख भी लिखे थे। दोस्तों, उन्होंने मुंबई और कर्नाटक राज्यों के विभिन्न महाविद्यालयों में अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवाएं भी दी थी। उनके निबंध अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे दोस्तों, तथा कोंकणी लोक कथाएं और ऑफ सॉयल एंड सॉल के रूप में लोकड़ी भाषा में अनुवाद भी किए गए थे। तो दोस्तों, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लूसियो रोड्रिग्स जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें हम लोग बात करेंगे। पहला है लूसियो रोड्रिग्स। ये कौन है दोस्तों? ये द बेकर फ्रॉम गोवा के लेखक हो गए। दूसरा इसमें आएगा पावरोटी बनाने वाले, बेकर्स क्या है? पावरोटी बनाने वाले। पावरोटी बनाने वाले क्या है दोस्तों? वे अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के अतीत की याद दिलाने वाले हैं। लेखक के बचपन में वे बच्चों के मित्र और अच्छे मार्गदर्शक हुआ करते थे। कौन? ये पावरोटी बनाने वाले बेकर्स। तीसरा इसमें नाम आता है लेडी ऑफ द हाउस, अर्थात वो महिला जो सैंडविच तैयार करती थी। तो इस प्रकार से ये कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेसन का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत इसका पहला टॉपिक है अ बेकर फ्रॉम गोवा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। इसमें गोवा और यहाँ के जो पावरोटी, डबल रोटी बनाने वाले लोग हैं, इनकी बात हो रही है। तो दोस्तों, यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक पावरोटी बनाने वाले और समाज में उसकी हैसियत का चरित्र चित्रण हो रहा है। बुजुर्ग शौक से पुराने पुर्तगालियों और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों को याद करते हैं इस कहानी में, और आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली गोवा छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कुछ पावरोटी बनाने वाले वहीं पर ठहर गए हैं। वे अभी भी पाव रोटी और केक सेकने के लिए परंपरागत उन्हीं पुरानी भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं जो पुराने समय में पुर्तगाली लोग किया करते थे। लेखक अपने बचपन को याद करते हैं। पाव रोटी बनाने वाले मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ऐसे पाव रोटी बनाने वाले लोगों को याद करते हैं और दिन में 2 बार आया करते थे, ऐसा कवि बताते हैं। जब वह सुबह अपना सामान बेचने के लिए निकला करता था और एक बार जब वह अपनी टोकरी के बाहर सामान को बेचकर वापस लौटता था। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वह 2 बार पावरोटी बनाने वाले हमारे गांव से होकर 2 बार आते जाते थे। एक बार जब वो पावरोटी बेचते जाते थे और दूसरी बार जब वो पावरोटी को बेच करके लौटा करते थे। पहले वह नौकरों को पावरोटी दिया करते थे, फिर घर के बच्चे उसकी टोकरी के चारों ओर भीड़ लगा लेते थे और ब्रेड रूपी बैंगल्स या विशेष प्रकार की बनी मीठी पाव रोटी बच्चे लोग उनमें से छांटने लगते थे। दांतों को बिना साफ किए ही ब्रेड रूपी जो बैंगल्स हम लोग खा लिया करते थे गर्म चाय के साथ। और जब लोग पूछते थे कभी आपने मुंह नहीं धोया है, तो हम बहाना कर दिया करते थे कि शेर कभी मुंह नहीं धोते हैं, शेर कभी ब्रश दातून नहीं करते हैं। इस प्रकार से लेखक अपने उन बचपन के दिनों को याद करते हैं जो वह पावरोटी बनाने वालों के साथ बिताया करते थे। गांव के जीवन में पावरोटी बनाने वाले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, ऐसा कवि कहते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। विवाह के उपहार बिना बोल, अर्थात एक प्रकार का बोल होता था। बोल भी एक प्रकार का पावरोटी की तरह ही होता था, जिसको हम लोग मीठी डबल रोटी कह सकते हैं। क्रिसमस के दिनों में और अन्य पर्वों पर केक और बोलिनहास के बिना त्यौहार ही नहीं मनाया जा सकता था। लेखक बताते हैं कि पुराने समय में पावरोटी बनाने वाला एक विशेष प्रकार की पोशाक पहना करता था, जिसे कबाई कहते थे, जो एक टुकड़े की लंबी फ्रॉक जो घुटने तक लंबी होती थी। बाद में उन्होंने
एक कमीज और पाजामा भी पहनना शुरू कर दिया था, जो पतलून की पूरी लंबाई से छोटी और नेकर से थोड़ा लंबी हुआ करती थी। पाव रोटी बनाने वाले संपन्न भी हुआ करते थे। वे, उनके परिवार और नौकर कभी भूखे नहीं मरते थे। उनका गदराया हुआ शरीर अर्थात उनका मोटा शरीर उनकी संपन्नता और अच्छी खासी आमदनी का खुला हुआ भंडार था, ऐसा कवि कहते हैं। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में इस प्रकार से कवि ने इन बेकर्स के बारे में अच्छी खासी बात किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।